नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, सियासत की भाषा अक्सर संकेतों में ही व्यक्त की जाती है और संकेत ही सब कुछ बताते हैं कि सियासत किस दिशा में जा रही है। और बात यदि बिहार की सियासत की हो तो संकेत और ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। याद कीजिए 2017 का वो दौर जब महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के कार्यक्रम में जब उन्हें पेंटिंग प्रतियोगिता में रंग भरकर उद्घाटन करने के लिए कहा गया, तो जो कमल की आकृति बनी हुई थी उसमें वो रंग भरने लगे थे और ज्यादा वक्त नहीं लगा था जब वो उसके बाद सीधे कमल ब्रांड वाली पार्टी में के साथ गठबंधन कर चले गए थे। आज कमोबेश ऐसा ही हुआ है। हुआ तो पिछले वर्ष दही चूड़ा भोज में भी था कि 5-7 मिनट में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू परिवार के यहां से भोज खाकर 5-7 मिनट में जल्दी जल्दी भोज खाकर निकल गए थे। चुपचाप गए थे, चुपचाप आ गए थे। और इस बार की जो परिस्थिति है, इस बार दही चूड़ा भोज तो असली कल है। पशुपति कुमार पारस के यहां जहां लालू यादव नीतीश कुमार दोनों को न्योता है, देखना है पहुंचते कौन है। लेकिन आज जो कुछ हुआ, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दफ्तर में दही चूड़ा भोज का निमंत्रण था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आनंद फानन में पहुंचे। चिराग पासवान जो मेजबान थे, उनके आने के पहले ही पहुंचे और 2-3 मिनट रुके, रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण किया और फिर वहां से निकल गए थे। तो क्या इसका संकेत है, क्या मतलब है, इसको समझने के लिए सीधे हम चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी के पास और ये जानने की कोशिश करेंगे ऋषि जी कि आखिर क्या मकसद है कि नीतीश कुमार 2-3 मिनट में चिराग मॉडल वाली पार्टी के दफ्तर से निकल गए, खाना पूरी करके निकल गए और रत्नेश सदा के यहाँ जाकर के बैठ करके लंबा वक्त बिताए हैं दही चूड़ा में, जो उन्हीं की पार्टी के महादलित नेता हैं, मंत्री हैं। इसके संकेत क्या है? एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं? सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपको और हमारे तमाम सम्मानित दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी, सबको और दर्शकों को। राजनीति में संकेत का बड़ा महत्व होता है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार को निमंत्रण चिराग पासवान ने निमंत्रण दिया था तो जाना भी था, लेकिन संकेत भी देने थे। और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में जो संबंध रहे हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन चिराग, ये तमाम चीजें, आज नीतीश कुमार जो आज बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, वो किसके बूते है? किसने चिराग ऑपरेशन को ऑपरेट किया? चिराग ऑपरेशन मॉडल के कर्ता धर्ता कौन थे? तो नीतीश कुमार के बारे में आप जानते हैं अभिषेक जी कि वो किसी चीज को आसानी से भूलते नहीं है। और जिस व्यक्ति ने उनको नुकसान पहुंचाया है, यदि उनसे भी वो मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे गिले शिकवे जो है खत्म हो गए हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है। इसीलिए चूड़ा दही के कार्यक्रम में चिराग पासवान द्वारा यानी एलजेपी आर द्वारा आयोजित चूड़ा दही भोज में नीतीश कुमार जाते भी हैं। और देखिए, टाइमिंग देखिए, जो मेजबान है और मेजबान के जो मुख्य चेहरा है यानी चिराग पासवान है, उनके आने से पहले नीतीश कुमार वहां पहुंच जाते हैं। क्या चिराग पासवान को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं? हम मेजबान को ही पता नहीं है क्या? मेजबान को नहीं पता है कि, और ऐसे कार्यक्रम में खासकर यदि पटना में हो रहा हो और गठबंधन की सरकार हो, उस गठबंधन में आप हिस्सेदार हो, तो उसके ऐसे कार्यक्रमों के जो मुख्य अतिथि होते हैं कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। एनडीए के सबसे बड़े जो नेता है नीतीश कुमार है, और एनडीए के सबसे बड़े नेता बिहार के मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं और मेजबान ही गायब है। उनको आपने वो फुटेज देखा होगा, कुछ देर पहले फुटेज आया है कि उनको राजू तिवारी जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष है लोजपा आर के, वो रिसीव करते हुए दिखे हैं चिराग पासवान के परिवार से, या तो उनके बहनों या उनके कोई रिलेटिव वहां आसपास भी नहीं दिखे हैं। तो राजनीति में बड़े संकेत हैं और नीतीश कुमार का कम रुकना
जाना और तुरंत निकल जाना कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीचों में ये चर्चा के लोग ये चर्चा था कि ये जो रिफ्ट है वो खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता है वो रिफ्ट खत्म हुआ है। नीतीश कुमार ने आज बहुत मतलब जो पॉलिटिकल संकेत दिए हैं उससे लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, खासकर लोजपा और नीतीश कुमार को लेकर। जी अच्छा, एक चीज बताइए, ये बात लोजपा तक की ही सीमित नहीं है, एनडीए के अंदर भी कई सारी गतिविधियां दिखाई दे रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी तरफ से इस पर कोई ऐलान नहीं किया है। जबकि आपको याद होगा 2005 के दूसरे चुनाव के पहले जब नेता घोषित करने की बात थी तो पटना में अरुण जेटली ने ऐलान किया था कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद पहले चुनाव में जो कसर रह गई थी, बहुमत नहीं मिला था और घाटशिला मॉडल होने के पहले राष्ट्रपति शासन वाला मॉडल आ गया, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मामला, रामेश्वर चौरसिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो गया, संवैधानिक फैसला, संवैधानिक पीठ बन गई उस पर। खैर, चुनाव भी हुआ। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर चिराग, उन्होंने वक्त नहीं दिया, लेकिन रत्नेश सदा के घर पर अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अभी वही मौजूद है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त रत्नेश सदा के घर ही नीतीश कुमार मौजूद है, वहां पूरा टाइम दे रहे हैं। क्या कारण है? महादलित उनका वोट बैंक है, रत्नेश सदा उनकी सरकार के मंत्री हैं, सहरसा कोसी इलाके से आते हैं और कोसी का इलाका आप जानते हैं, अति पिछड़ा राजनीति को ही इस देश में, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा प्रभावी है कहीं अति पिछड़ा राजनीति तो वो कोसी बेल्ट माना जाता है, जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा गढ़ है। और उस अति पिछड़ा राजनीति के बूते ही विजेंद्र बाबू भी चुनाव जीतते हैं, विजेंद्र यादव, या उस इलाके में जनता दल यूनाइटेड की तूती भी बोलती है। क्या संदेश नीतीश कुमार दे रहे हैं कि हमारे पास अपनी ताकत भी है, अपने वोट बैंक अति पिछड़ा महादलित को हम नहीं छोड़ सकते, और महादलित नेता के घर पहुंचे हैं। आप देखिए, आप यदि आप मुझसे पूछेंगे तो चिराग पासवान का जो रोल है बिहार में, यदि बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से महाराष्ट्र में अजीत पवार का है। नीतीश कुमार उसी पोजीशन में है जिस प्रकार से शिंदे है। हालांकि शिंदे से नीतीश कुमार की तुलना, महाराष्ट्र की राजनीति से बिहार की तुलना करना आसान नहीं है, लेकिन चिराग पासवान और बीजेपी मिलके क्या इतना सीट ला पाएंगे? क्या वो मैजिक फिगर के आसपास? तो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान को उतना सीट मिले, अभिषेक जी, जिससे यदि कोई एक संभावना बनती है बीजेपी, एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा तमाम निर्दलीय उर्दलीय लेकर, यदि जो मैजिक फिगर है 123 124 का, जो 121 का जो मैजिक फिगर 122 का, वो उसके आसपास बीजेपी प्लस एलजेपी और प्लस दिस करके वो आ जाए। नीतीश कुमार इस बात पे दबाव बनाए हुए हैं कि हम 115 से 120 से कम, 120 तो मांग रहे हैं लेकिन 115 से कम पे नहीं लड़ने जा रहे। 145 रहे हैं तो कम से कम 115। देखिए, जेडीयू के बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने यही संकेत दिए थे कि जो पिछले बार 2020 का फॉर्मूला था उससे एक सीट भी हमें कम मंजूर नहीं। यानी 115 पे चुनाव जेडीयू लड़ी थी 2020 में, तो 115 से एक भी सीट उनको कम नहीं चाहिए। तो 115 यदि जेडीयू चुनाव लड़ती है तो एलजेपी, जीताराम मांझी, तमाम इन लोगों को कहां से एडजस्ट करेंगे बीजेपी? और चर्चा मुकेश सहनी को लेकर भी है। मुकेश सहनी को लेकर नीतीश कुमार जिस प्रकार से सॉफ्ट नेचर अपनाए हुए हैं, सॉफ्ट अप्रोच अपनाए हुए हैं, तो ये तमाम चीजें रसाकसी चल रही है। तो चिराग पासवान को नीतीश कुमार वो रिस्पॉन्स, वो भाव नहीं देना चाहते हैं जिससे राजनीति में एक अलग संकेत जाए। ठीक है, आपने निमंत्रण दिया, नहीं जाते तो और एक बड़ा मैसेज आता है कि भाई मतलब इनमें बहुत बड़ा रिफ्ट है लोजपा और इसमें जेडीयू में। गए भी हैं, तुरंत निकल भी गए हैं। और चिराग पासवान भी क्या संकेत देना चाहते हैं कि मैं नीतीश कुमार से खुश नहीं हूँ? सबसे बड़ा सवाल देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भोज का आयोजन हो और मुझे ये जानकारी हो कि मुख्यमंत्री जी अपने आवास से निकल चुके हैं और वह फिर भी हम वहां मौजूद नहीं हो, तो मन में कुछ न कुछ तो चल रहा है। भी है।
नॉन सीरियसनेस भी है। आप आयोजक करता है, आप पार्टी के प्रमुख हैं और आपके यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं और आप प्रेजेंट नहीं है, ना आपके बहनोई प्रेजेंट है। कम से कम आपके बहनोई तो मुख्यमंत्री को जब आपने बुलाया, मुख्यमंत्री को निमंत्रण भेजा तो आपको खुद समय से हाजिर रहना चाहिए था, ये बात तो जरूर है। लेकिन सवाल ये तो सबसे बड़ा ये है ना कि आखिर नीतीश कुमार ने कहीं ऐसा तो नहीं है जो चर्चा है कि समय से पहले जा करके उन्होंने कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे वाली कहावत, कि जो राजनीतिक संदेश देना है वो दे भी दे और निकल भी गए वहां से। क्या रत्नेश सदा के यहाँ देखिए, रत्नेश सदा के यहाँ वो बैठे हुए हैं, वहां उनके पास समय का अभाव नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा नीतीश कुमार राजनीतिक संकेत देने में उस्ताद खिलाड़ी है। और क्या ये आप दूसरी बात है, राजनीतिक संकेत भी छोड़ दीजिए, आप जिसके यहाँ जा रहे हैं, निमंत्रण पे जा रहे हैं, और वो मान लीजिए जिसके बेटा बेटी के शादी के फंक्शन में आप जा रहे हैं, वही मौजूद नहीं हो तो आप कितने देर रुकेंगे? सही बात है। चिराग पासवान चूड़ा दही भोज का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, नीतीश कुमार को आमंत्रित करते हैं, नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं और खुद चिराग पासवान गायब हो, तो नीतीश कुमार का भी तो अपमान है एक तरह से। मुख्यमंत्री का भी तो अपमान, आप मुख्यमंत्री को आप अपमानित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। या आपको निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए था। तो दोनों तरफ से संकेत है। चिराग पासवान भी एक तरह से ये संकेत उन्होंने दे दिया है, खाना पूर्ति करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को आमंत्रित कर दिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जब आते हैं तो खुद वो गायब होते हैं। तो दोनों तरफ से संकेत है, दोनों तरफ। मैं बार बार कह रहा हूँ, जेडीयू और जो एलजेपी के बीच में तमाम बड़े पत्रकार जो हैं ये खबर चलाते हैं कि जो रिफ्ट जो था वो खत्म हो गया। अब बहुत नीतीश कुमार चिराग पासवान को बहुत पसंद करते हैं। कई पत्रकार नीतीश कुमार अमित शाह के साथ सहज नहीं है, नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ सहज नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनको कुछ बोल करके कोई चला जाए तो बुरा नहीं मानते, लेकिन कोई कथित राजनीतिक साजिश का हिस्सा बन जाए तो नीतीश कुमार चाहे कोई कितना भी पैचअप की कोशिश करे वो करते नहीं है। चिराग पासवान उस चिराग मॉडल वाले साजिश का हिस्सा थे, इस बात को तो सभी जानते हैं। तो स्वाभाविक है कि रिफ्ट तो ये नीतीश कुमार के स्वभाव को देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि खत्म होगा। और लालू यादव को देखिए ऋषि जी, लालू यादव सबको माफ कर देते हैं, छोड़ो जाने दो हटाओ। जी नहीं, देखिए अभिषेक जी, आप यदि राजनीति से परे हुए इसको देखिए, आपके विरुद्ध कोई साजिश करेगा, क्या आप ऐसे व्यक्ति को माफ कर देंगे? तो आपको आपके अस्तित्व को ही खत्म करने का साजिश रच रहा हो। यदि जेडीयू 43 सीटों पे आ गई तो आप ये छोटा कोई छोटी डेवलपमेंट उस समय का नहीं था। जो व्यक्ति, जो पार्टी एनडीए का चेहरा हो और वही पार्टी 43-42 सुबह सिमट जाए। एक तरह से नीतीश कुमार, आपको तो मालूम होगा 2020 में जब नतीजे आए, नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। ऐसे पोजीशन में जब वो तीसरे नंबर की पार्टी हो, तो ये चीजें हैं और इसको आसानी से नीतीश कुमार भूलने वाले नहीं है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जिस प्रकार से चिराग पासवान पैर फैला रहे हैं, जिस प्रकार से उनका डिमांड बढ़ रहा है, नीतीश कुमार, आप देखिएगा नीतीश कुमार बहुत स्मार्टली इसको हैंडल करेंगे। और जो संख्या एलजेपी को मिलने का दावा किया जा रहा है, वो उतने सीटों पे एलजेपी नहीं चुनाव लड़ने जा रही। जी अच्छा, एक चीज बताइए, प्रत्यक्ष तौर पर चिराग पासवान की पार्टी से नाराजगी दिखाई गई है, लेकिन नीतीश कुमार ने इशारा कहीं बीजेपी को तो नहीं किया है। चिराग पासवान को सह देकर मात देने की जो होता है ना, जैसे घोड़ा की ढाई घर शतरंज में चला जाता है कि जो है मंत्री वजीर सब अपनी चाल चलते हैं, घोड़ा ढाई घर चलते हैं, तो ढाई घर वाली चाल तो नीतीश कुमार ने नहीं चली है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। चिराग पासवान क्या कहते हैं, हम मोदी के हनुमान हैं, तो किसके प्यादे हुए? बीजेपी के प्यादे हुए। क्या कहते हैं? हम चिराग पासवान स्पष्ट कहते हैं, मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। और चिराग पासवान मजबूत होंगे तो बीजेपी मजबूत होगा। और जेडीयू एक तरह से एनडीए, बिहार एनडीए के का एक तरह से आधे का हिस्सेदार है, तो अपने हिस्सेदारी जेडीयू कम करना चाहेगी क्या?
और कभी भी ऐसा एक पोजीशन आया जेडीयू बीजेपी में रिफ्ट होगा तो एलजेपी किसके साथ जाएगी? स्वाभाविक है बीजेपी के साथ जाएगी। जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार ने ऐसी स्थिति में शिंदे को ला दिया है कि शिंदे रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाचा को धोखा दे दिया। तो ऐसे अजीत पवार वाले पोजीशन में नीतीश कुमार कभी भी चिराग पासवान को नहीं आने देंगे जी। अपने अच्छा। पे डिपेंडेंट रखेंगे, बीजेपी और तमाम अलायंस पार्टनर को अपने पे डिपेंडेंट रखेंगे। और देखिए मैं तो कहता हूं एनडीए, यदि नीतीश कुमार एनडीए में रहते हैं, यदि कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं होता है तो ये तमाम जो संकेत दे रहे हैं नीतीश कुमार या चिराग पासवान, इस चीज को तुरंत रिजॉल्व कीजिए। नहीं तो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ताओं और सामाजिक समीकरणों में जो मैसेज आता है तो वहां कहीं कहीं पासवान समाज जो है जेडीयू उम्मीदवार को वोट नहीं करता है, एलजेपी उम्मीदवार को कोड़ीपुर में वोट नहीं करता है। इससे आपको ही नुकसान होगा, गठबंधन को नुकसान होगा। हमेशा हमेशा जो है षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए जी। हमेशा षड्यंत्र के खेल में रहिएगा ना तो खुद एक दिन षड्यंत्र का शिकार हो जाइएगा। और षड्यंत्र का शिकार खुद चिराग पासवान हुए हैं, जिसके बलबूते चिराग पासवान कूद रहे हैं। जब मौका आया तो नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ा। आनंद फानन में कैसे ओम बिरला ने पशुपति पारस गुट को मान्यता दे दिया, आनंद फानन में कैसे पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री बना दिया। यदि नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के हमदर्द होते तो स्पष्ट मना कर देते, अभी आपके पार्टी में रिफ्ट चल रहा है, अभी हम ना आपको तरजीह देंगे ना चिराग को देंगे। एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर का ये रिस्पांस होता। तो मोदी जी तो वहां खेल कर रहे थे, पार्टी तोड़वा दिए, ललन सिंह बैठे हुए थे। तो ये चिराग पासवान को कब समझ में आएगा, ये सब मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को बहुत स्मार्ट नेता समझते हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि हनुमान है, राम के हनुमान है, राम ने ही उनके झोपड़ी में आग लगा दिया। ठीक है, अब ऐसे हनुमान को तो ऐसे हनुमान को क्या होगा तुम नहीं कर सकते जी। चलिए, अब बात आप राम और हनुमान की कर रहे हैं। स्वघोषित हनुमान है वो, उन्हें हनुमान का दर्जा भाजपा ने दिया नहीं है, स्वघोषित है। खैर, स्वघोषित जब वो है, और आपने अजीत पवार की बात की, अजीत पवार ने तो अपनी चाचा की पार्टी ही तोड़ दी। लेकिन अब चिराग पासवान के चाचा के यहाँ इस दही चूड़ा भोज के क्लाइमेक्स होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहां लालू यादव भी आमंत्रित है, वहां नीतीश कुमार भी आमंत्रित है। लेकिन ये पार्टी 14 तारीख को न होकर, चूंकि 14-15 दोनों दिन मकर संक्रांति है, पंडित जी लोग बताते हैं कि दोनों दिन है, तो 15 तारीख को ये भोज है। वहां अगर लालू यादव और नीतीश कुमार कल दोनों पहुंचते हैं तो क्या आज जो ट्रेलर देखे हैं उसकी पूरी फिल्म उसे मानी जाएगी, या सिर्फ एक भोज मान करके छोड़ देना उचित होगा? देखिए, कल भी मैंने कहा था नहीं आएंगे तो खबर बनेगी, आएंगे तो खबर बनेगी, एक टाइम पे आएंगे तो बहुत बड़ा खबर बनेगा, अलग अलग टाइम पे आएंगे तो भी खबर बनेगा। अब हम सब लोग इसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कल का जो टाइमिंग का जो खेल है, चूड़ा दही भोज के नाम पे जो प्लेटफॉर्म पशुपति पारसानी चाचा जी ने क्रिएट किया है, उस प्लेटफॉर्म पे, उस पिच पे कौन सा किस प्रकार की बैटिंग होती है, किस प्रकार का यॉर्कर और क्या कहते हैं बाउंसर और गुगली और तमाम चीजों को फेंका जाता है, चूड़ा के साथ दही लपेटा जाता है कि नहीं लपेटा जाता है, तिलकुट खाते हैं कि नहीं खाते हैं, नीतीश कुमार पेट पे हाथ चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, तमाम चीजों को देखना होगा। केमिस्ट्री किस प्रकार की होती है, बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार की होती है। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि नीतीश कुमार आए, उसके बाद लालू यादव आए। एक सिचुएशन ऐसा होगा कि दोनों साथ में आए, दोनों मतलब हम खुशनुमा माहौल में बातचीत करते हुए नजर आए तो खबर बहुत बड़ा बनेगा जी। संकेत राजनीति में तो संकेत हम पत्रकार कब एनालिसिस करते हैं, जब संकेत मिलते हैं। जैसे आज चिराग पासवान के घर से तो निकल गया, चिराग पासवान मौजूद नहीं थे, तो चर्चा का विषय तो है ही भाई, जो जिसने भोज का आयोजन किया वही गायब है, और जो मुख्य अतिथि है वो आए निकल गए। अब रतन सदा के यहाँ बैठे हुए हैं, चूड़ा दही खा रहे हैं नीतीश कुमार, खिचड़ी भी खा रहे हैं। संकेत तो है ही।
हालांकि एक बात मैं बता दूं आपको, हम्म बीजेपी को भी सतर्क रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से कल फुटेज देखा, सम्राट चौधरी जिस प्रकार से गाइड कर रहे थे नीतीश कुमार को, हाँ हो गया, चलिए चलिए सर। विजय चौधरी, सम्राट चौधरी दोनों मतलब जय बीरू की जोड़ी विजय जेडीयू में, हालांकि विजय चौधरी तो जेडीयू के हैं, सम्राट चौधरी तो बीजेपी के हैं, लेकिन सम्राट चौधरी विजय चौधरी का जो कॉम्बिनेशन था, नीतीश कुमार को जिस प्रकार से कवर दे रहे थे, एक महिला से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद कर रहे थे, जीविका दीदी लोगों से बात कर रहे थे, और उसके बाद लगा कि कुछ नीतीश कुमार ऐसा बोल जाएंगे, तो सम्राट चौधरी और विजय चौधरी जिस प्रकार से कवर दे रहे थे, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा लग रहा था कि सम्राट चौधरी सुशील मोदी के रोल में तो नहीं आ रहे हैं। सुशील मोदी संघ की विचारधारा से आए थे, वो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन सम्राट चौधरी तो घाट घाट का पानी पी कर आए हैं, और हो सकता है कहा कुछ नहीं जा सकता है, जो आप इशारा कर रहे हैं फिलहाल तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उस फुटेज को जरूर चलाइए। नहीं उस फुटेज पर कॉपीराइट है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अंतिम सवाल पर संक्षेप में हम जवाब चाहेंगे। मकर संक्रांति भोज के बारे में जिस तरह की चर्चा थी, वो एक दिन पहले ही कल शुरू हो गई, और एक दिन पहले संकेत नीतीश कुमार ने दे दिया कि गवर्नर के आने के पहले चले गए। आज आयोजक भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन नीतीश कुमार पहुंच गए। अब बमुश्किल 2.5 मिनट लोग बता रहे हैं कि रुके हैं, 150 सेकेंड, और इसी में नीतीश कुमार निकल गए हैं। और कल पशुपति कुमार पारस के यहाँ असली इस पूरे खेल का द एंड देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, बिहार के बजट सत्र के ठीक पहले विधानसभा में क्या कुछ समीकरण देखने को मिल सकता है, और खासकर तब जब रोहिणी आचार्य ने भी कल कह दिया कि जो पापा बोलते हैं वो सच होता है। उन्होंने तो, उसके पापा ने तो बुला लिया था, यही सवाल पूछा गया था कि नीतीश कुमार को निमंत्रण दे दिया था, दरवाजा खोल दिया था कि आइए। ये क्या है लालू परिवार में? क्या तेजस्वी यादव रणनीति के तहत फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं कि 16-17 तारीख को कोर्ट वाला तारीख निकल जाए तब कुछ बोलेंगे, या कुछ और है? हो सकता है। देखिए, जब इस प्रकार का माहौल बनता है अभिषेक जी, आपने पिछले बार भी देखा होगा कि जैसे ही ये चर्चा थी कि इधर से उधर का खेल हो सकता है, तो आपने देखा होगा कि राजद के करीबी जो तमाम करीबी जो नेता हैं, उनके घर पे कार्रवाई हुई थी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का। और आपने 2 दिन पहले भी देखा आलोक मेहता के घर पे कार्रवाई हुई है, वो भी 25-30 साल पुराने केस में उनके पिता द्वारा बैंक बनाया गया था, ग्रामीण बैंक। तो हाँ, कोऑपरेटिव का। तो आप समझ सकते हैं राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, पशुपति पारस के घर पे नीतीश कुमार जाएंगे ही। पशुपति पारस बीजेपी की तुलना में, मैं दावा कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं, पशुपति पारस जो है, क्योंकि चिराग को कमजोर करना है तो पशुपति पारस को उभारना है। और अब मैं आपको आज कह देता हूं, नोट कर लीजिए, पशुपति पारस एनडीए के हिस्सा होंगे, चाहे जेडीयू अपने खाते से 5-10 सीट दे, लेकिन वो एनडीए के हिस्सा होंगे। हाँ, नहीं, मर्जर कराने में फिर मजा नहीं है। चिराग पासवान को चिढ़ाना है तो पशुपति पारस को एक पर्सनल मतलब एंटिटी के रूप में उभारना होगा नीतीश कुमार। यदि इसको कमजोर करना है, जेडीयू में शामिल कराने से फायदा नहीं होगा। तो आप देख लीजिएगा, कल नीतीश कुमार पक्का जाएंगे। लालू यादव जाते हैं नहीं जाते हैं नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन नीतीश कुमार जाएंगे, और नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं पशुपति पारस, और आप देख लीजिएगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और आज के घटनाक्रम में बता दिया। एक आपके कार्यक्रम के एक दर्शक हैं जिन्होंने कल मुझे फोन किया था, वो बता रहे थे कि सर इस इश्यू को जरूर उठाइएगा। मेरा माननीय मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, और सचेत भी कर रहे हैं, तीनों अनुरोध, रिक्वेस्ट और सचेत, कि पूरे बिहार में सरकारी अस्पतालों के आसपास जो एक रैकेट बन रहा है प्राइवेट अस्पतालों का, लोकल जो बाहुबली टाइप के लोग हैं, वो अस्पताल 5 रूम 6 रूम 2 रूम 3 रूम का अस्पताल बना लेते हैं। ना उनके पास डॉक्टर होता है, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और ऐसे कुकुरमुत्तों की तरह
अस्पतालों का जाल पूरे बिहार में बिछ रहा है और आम गरीब लोगों को मतलब बला फुसला के यहाँ लाया जाता है और मतलब लाखों का शोषण किया जाता है जी। ये किसके आशीर्वाद से ऐसे कुकुरमुत्तों की तरह अस्पताल जो चल रहे हैं वो किसके आशीर्वाद से चल रहे हैं मंगल पांडे जी? ये जो बड़े बड़े दवाखाना जो चल रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो दवाखाना कैसे चल रहा है मंगल पांडे जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मंगल पांडे ही नहीं बल्कि ये सवाल तो नीतीश कुमार को सीधे सीधे नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने स्वास्थ्य मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बना रखा है जिनके हाथ में कुछ नियंत्रण नहीं है, या फिर अगर यदि ऐसे व्यक्ति को बना रखा है तो स्वास्थ्य मंत्री को बदलिए और बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कीजिए कि इस तरह का नेक्सस सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के इर्द गिर्द डेवलप ना होने पाए। लेकिन सियासत का जो नेक्सस है उस नेक्सस में यही दिखाई दे रहा है फिलहाल कि नीतीश कुमार के लिए महादलित नेता रत्नेश सदा की अहमियत बहुत ज्यादा है बनिस्पत चिराग पासवान को। बनिस्पत चिराग पासवान के, चिराग पासवान के यहाँ खाना पूरी के लिए जाना, चिराग पासवान से मिले बगैर निकल जाना सियासत की के अंतःपुर की कहानी को काफी हद तक साफ करता है। देखिए कल पशुपति कुमार पारस के भोज में क्या होता है और मकर संक्रांति के खत्म होने के बाद यानी खरमास का महीना खत्म होने के बाद बिहार के जिस सियासत पे खेला होने का इंतजार किया जा रहा था वो खेला किस रूप में सामने आएगा। 18 जनवरी को राजद की भाषा, राहुल गांधी पटना में जो बोलेंगे वो भाषा, और 16-17 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में जिसमें तेजस्वी यादव की पेश तो आरोपी बनाया गया है वहां जो सुनवाई होनी है वहां से जो प्रतिध्वनि निकलेगी वही काफी हद तक स्पष्ट करेगी कि तेजस्वी यादव पूरा परिवार एक तरफ चाचा के प्रति सॉफ्ट और तेजस्वी यादव अब तक ना नुकर जो कर रहे हैं 16-17 जनवरी उसमें एक फैक्टर तो नहीं है। ये 17 जनवरी की शाम से अगर तेजस्वी यादव के ट्वीट की भाषा ना बदले तब माना जाएगा कि तेजस्वी यादव अकेले हैं जो नीतीश कुमार को नहीं चाहते। लेकिन अगर वो भाषा बदलती है तो फिर सियासत में खेला होना और खेला नहीं होना और फिर महाखेला होना इन सब की गुंजाइश काफी हद तक बनी रहेगी बल्कि और तीव्र हो सकती है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका जो चैनल है ऋषि मिश्रा जर्नलिस्ट, हम चाहेंगे दर्शकों से अपील करेंगे कि जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर ऋषि जी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं और अंदर की जानकारी लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।